चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश देवड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं विनय क्लासेस से। दोस्तों, हम वैसे कक्षा 6 के इतिहास भाग सामाजिक विज्ञान के लेसन 2 तक हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों लेसन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं दोस्तों, तीसरा अध्याय लेकर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। दोस्तों, हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि आदि मानव कैसे रहा करता था, कैसे उसके आरंभिक नगर थे, क्या उसका पहनावा था, कैसे वो खाता था, कैसे वो जीता था अपनी डेली जिंदगी में। आइए हम उसके बाद की कहानी को आज आराम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। तो आज बात करते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। दोस्तों, ये कहानी सुननी पड़ेगी उससे पहले आपको, है ना। मैं जिस कहानी के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो कहानी हमारे भारत से संबंधित है दोस्तों। ये भारत उस समय का है जब अंग्रेज भारत में वास्तविक प्रशासक राजा बन चुके थे। लेकिन जो महारानी विक्टोरिया का जो शासन था भारत में, उससे पहले, है ना, उससे पहले कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था दोस्तों हमारे देश में। एक अंग्रेजी कंपनी जो व्यापार अर्थात कह सकते हैं अपने कच्चे माल को यहाँ बेचने आई थी। उस कंपनी ने धीरे धीरे भारत को अपना कह सकते हैं भारत को अपना गुलाम बना दिया और आगे चलकर यही कंपनी भारत में वास्तविक शासन करने लग गई, है ना। अगर उस समय की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी भारत में वायसराय बन के आए दोस्तों। भारत के वायसराय गवर्नर जनरल बन के आए दोस्तों, है ना। गवर्नर जनरल मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ पर, वायसराय बाद में कहूंगा जब 1857 की क्रांति हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो मैं उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि गवर्नर जनरल वो होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में चला रहे थे, है ना। उन्हीं की बात कर रहे थे दोस्तों, है ना। तो गवर्नर जनरल कैसे कार्य करते थे, उन्होंने जब 1853 में जब अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी भारत में आए, है ना। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे का जनक कहते हैं। भारत में जो रेलवे लाइन जो बिछाई गई है ना दोस्तों, सबसे पहले 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय ये स्टार्ट होती है। डाक व्यवस्था, जो पोस्टमैन की जो सर्विस है ना दोस्तों, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय स्टार्ट होती है दोस्तों, है ना। अब बात करने वाले हैं रेलवे लाइन का। जब काम चलने वाला था, रेलवे लाइन के लिए जगह देखी जा रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर भारत में पटरी बिछाने का कार्य ढूंढ रहे थे, कहाँ पर पटरी बिछाई जाए। उस समय की कहानी को मैं आपके सामने सरल शब्दों में प्रस्तुत करने वाला हूं दोस्तों। आराम से आपको मन लगाकर तहे दिल से इस चीज को सुनना है ताकि आपको ये रेलवे लाइन की कहानी समझ में आ जाए दोस्तों, है ना। तो सुनते हैं इस कहानी का मतलब क्या है और ये कहानी क्या है। हड़प्पा की कहानी बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। अक्सर पुरानी इमारतें, देखना दोस्तों, अक्सर पुरानी जो इमारतें हैं, है ना, पुरानी जो इमारतें हैं अपनी कहानी बताती है दोस्तों। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहां पर दोस्तों, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस काम में जुड़े इंजीनियर, मैं दोस्तों उन इंजीनियरों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे के जाऊंगा। यहाँ पर 2 बटन बंधु थे दोस्तों, बटन बंधु, है ना। तो 2 बटन बंधुओं ने, जो इंजीनियर थे उस समय के, जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करने वाले थे, उन्होंने इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, मतलब हड़प्पा नामक एक बहुत बड़ा टीला मिला। टीला का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का बड़ा ढेर, है ना। इस ढेर में उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त होती है हजारों की संख्या में, और ये ईंटें क्या होती दोस्तों, बड़ी मजबूत थी उस समय की। तो जो रेलवे लाइन जो बिछाई जाने वाली थी, इन रेलवे लाइन के नीचे ईंटों की जरूरत थी। क्या थी दोस्तों, इन रेलवे लाइन के नीचे ईंटों की जरूरत थी। तो इन इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पूरा स्थल जो मिला इनको, जो आधुनिक पाकिस्तान में, आज जो ये हड़प्पा है ना दोस्तों, ये आज पाकिस्तान में है, हमारा पड़ोसी जो देश है वहां पर है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है, खंडहर का मतलब कह सकते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं, जहां पर कोई रहता नहीं, है ना। तो ये ऐसा खंडहर है जहां अच्छी ईंटें मिलेगी इन्हें, है ना। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों की संख्या में ईंटें उखाड़ कर ले गए रेलवे लाइन को बिछाने के लिए दोस्तों। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई और 150 साल पहले की जो ये कहानी थी वहीं दब कर रह गई, अर्थात किसी के सामने नहीं आ पाई दोस्तों।
है ना। और इस घटना के 80 साल बाद में कुछ इतिहासकारों ने इस स्थल को खोजा और तब पता चला कि ये खंडहर इस भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा था। देखो दोस्तों कितनी बड़ी कहानी हमारे सामने आ रही है। 150 साल पहले जो कहानी बर्टन बंधु इंजीनियरों के द्वारा जो सामने आने वाली थी, वो है ना कुछ कारणों की वजह से या फिर कहें कुछ सोच की वजह से वो एकदम दब कर रह गई। लेकिन इस घटना के मात्र लगभग 80 साल बाद में कुछ विशेषज्ञों ने इस स्थल को खोज निकाला और तब पता चला कि ये खंडहर क्या था, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहरों में से एक था दोस्तों, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं आगे इस बात करूंगा इसकी क्या कहानी है। आपको एक मानचित्र नजर आ रहा होगा जो भारत का उत्तर और पश्चिमी इलाके अर्थात कह सकते हैं अपन उत्तर और पश्चिम दिशा, है ना, और दक्षिण दिशा का ये मानचित्र है दोस्तों, आपके सामने मैंने रखा है, प्रस्तुत किया है। इसको समझने की थोड़ी कोशिश जरूर करना दोस्तों, है ना। तो ये मानचित्र भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर का है जहां पर एक नदी बहती थी जिस नदी का नाम था सिंधु नदी। बहुत ही प्राचीन नदी कह सकते हैं इसे, और ये भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत का पठार है वहां से ये होती हुई निकलती है, वहां से इसका जन्म होता है और ये जम्मू कश्मीर के रास्ते होती हुई पंजाब के रास्ते से भारत से बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करती हुई ये लास्ट में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी के आसपास कुछ ऐसे शहरों का विकास हुआ दोस्तों जो आगे जाकर बहुत बड़ी सभ्यताओं के रूप में विकसित हुए दोस्तों, है ना। आज अपन जिस सभ्यता की बात करने वाले हैं, जिस छोटे छोटे जो स्थलों की बात करने वाले हैं, बड़े बड़े जो पुरातात्विक स्थलों की बात करने वाले हैं दोस्तों, ये सारे इस नदी के नाम से ही जाने गए दोस्तों, है ना। पहले इस नदी की बात करते हैं। इस नदी में भारत में जो नदियां, इसका जो पानी नदियां हैं जो भारत में आकर इसमें प्रवेश कर जाती है वो है झेलम नदी जो आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में चिनाब नदी, क्या नदी का नाम है दोस्तों? चिनाब नदी दोस्तों। और एक और नदी का नाम आता है रावी नदी। क्या नाम है दोस्तों? रावी नदी। और एक और नदी का नाम आता है यहाँ झेलम। क्या नाम आता है? झेलम, है ना दोस्तों। और एक नदी का नाम एक व्यास भी आता है दोस्तों जो अभी यहाँ दिखाई गई नहीं है, लेकिन ये नदी भी इस सिंधु नदी में अपना पानी देती है दोस्तों। लेकिन हमें जिस नदी की बात करने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों वो सिंधु नदी। सिंधु नदी के आसपास किनारों पर जो सभ्यताएं विकसित हुई वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानी गई। देख लीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ शब्द जो बताने वाला हूँ उस शब्दों को सुनना जरूर दोस्तों, है ना। इन सभ्यताओं का नाम कैसे पड़ा, पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो, है ना। फिर अगर बात करें सिंधु नदी के आसपास ही तो कालीबंगा, राखीगढ़ी दोस्तों, हड़प्पा, क्या नाम आ रहा है? हड़प्पा, गनेरीवाल दोस्तों, चूंदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, लोथल दोस्तों, सुतकाकोर और बहुत सारे जो पुरातात्विक स्थल हैं वो सारे यहाँ इस नदी के आसपास विकसित हुए। और लंदन में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ब्रिटेन के लंदन शहर में एक सम्मेलन हुआ था। वहां पर इतिहासकारों ने इस सम्मेलन में डिसाइड किया कि हमने एक इस सभ्यता की खोज कर दी है जिसका नाम है सिंधु नदी के पास विकसित हुई सभ्यता। और इस सभ्यता के नाम अलग अलग थे दोस्तों, लेकिन इस सभ्यता को एक नाम दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन जिन जिन स्थलों की मैंने यहाँ बात की, कालीबंगा, राखीगढ़ी, है ना, हड़प्पा, गनेरीवाल, मोहनजोदड़ो, जिन्होंने इनकी खोज की वे सब इस पक्ष में नहीं थे कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए। क्या रखा जाए? सिंधु सभ्यता रखा जाए, सॉरी दोस्तों, सिंधु सभ्यता रखा जाए, है ना। ये घाटी तो बाद में रखा जाएगा दोस्तों। तो सारे विशेषज्ञों ने कहा कि हम क्या रखेंगे इसका नाम, सिंधु नदी के पास में विकसित हुई ये सारी सभ्यताएं, इसलिए इनका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों मैं 1 बाय 1 इसका नाम लगाने जा रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता। वर्तमान में यही नाम इसका नाम है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर ये ऐसे अवशेष मिले हैं ना दोस्तों, इस वजह से इनका सभी का नाम अलग अलग मिलता है दोस्तों, है ना। और बात करते हैं अपन इस सभ्यता के कुछ स्थलों की बात करें दोस्तों जो आपको समझने में बड़ी सहायता करने वाले हैं दोस्तों, जो आपको जल्दी क्लास में भी आप अपने सर के सामने, टीचर के सामने
गुड के पात्र बन जाएंगे, अर्थात अच्छे बच्चे के पात्र बन सकते हैं इन पॉइंटों का अगर समझा जाए तो। देखिए दोस्तों, जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इस हड़प्पा के बारे में, जो कहानी तो हमने पढ़ ली दोस्तों। अब कहानी के बाद की कहानी आज पढ़ते हैं, इनकी विशेषता क्या थी। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, क्या नाम था? हड़प्पा। क्या नाम था दोस्तों? हड़प्पा। ये सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान था, तो ये सबसे पहले खोजा हुआ था, इसलिए इसके बाद में जो भी इमारतें खोजी गई दोस्तों, जो भी इमारतें खोजी गई उन्हें हड़प्पा सभ्यता से नाम से जाना गया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हो चुका। जो मैंने यहाँ नगर बोले थे इस मैप में, पीछे वाले मैप में, वो सारे 4700 वर्ष पहले ही विकसित हो चुके, जिनका निर्माण हो चुका था दोस्तों। अब आगे की बात करें दोस्तों, प्राप्त इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी इमारतें प्राप्त हुई उन इमारतों का कहाँ विस्तार रहा, है ना, क्योंकि सिंधु नदी के नाम से जानी गई, तो ये तीनों देशों में विकसित होती है। जैसे अगर बात करें सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारत में सिंधु घाटी का नाम लिया जाता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो 3 देशों में विकसित हुई दोस्तों। कितने देशों में? 3 देशों में। और आपको भी पता लगने लग गया होगा कि एक तो हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, दूसरा नाम है हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान दोस्तों, और एक और मुल्क का नाम आता है अफगानिस्तान। ये भी हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। तो कितनी अच्छी जानकारी दोस्तों, अफगानिस्तान दोस्तों, है ना, कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही दोस्तों इस लॉकडाउन के टाइम में दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं प्राप्त इमारतें। जो भी हड़प्पा से हमें जो प्राप्त होती है इमारतों में दोस्तों अपन कह सकते हैं घर भी प्राप्त हो सकते हैं, है ना, तालाब भी प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, वस्तुएं भी प्राप्त हो सकती हैं। क्या मिल सकती है दोस्तों? वस्तुएं, है ना, कुछ बर्तन भी मिल सकते हैं, मटके भी मिल सकते हैं जिन्हें अपन यहाँ बोलने वाले मनके, क्या बोलने वाले दोस्तों? मनके। कुछ अग्नि कुंड भी मिल सकते हैं दोस्तों, अग्नि कुंड, है ना दोस्तों। बहुत सारी चीजें जो हमें मिलने वाली हैं यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना। अभी तक जो भी इमारतें खोजी गई है दोस्तों वे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं? सिंधु के बाद में हड़प्पा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत राज्य में भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में मिले दोस्तों, है ना। 3 देशों का नाम बता रखा मैंने यहाँ पर, 3 देशों की बात की दोस्तों। अब 3 देशों के साथ में जहां जहां ये नगर खोजे गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर खोजे गए हैं दोस्तों, ये सारे नगर कहाँ विकसित हुए और कहाँ इनका नाम आता है ना दोस्तों। यहाँ मैंने पंजाब का 2 बार उल्लेख किया दोस्तों, एक तो भारत के साथ में किया, दूसरा पाकिस्तान में नाम लिया यहाँ पर, है ना दोस्तों। ये बहुत बड़ी कहानी है। 15 अगस्त जब अपना देश आजाद होता है दोस्तों, आधा पाकिस्तान के पास में आज जो पंजाब हमें नजर आता है ना दोस्तों, इस पंजाब के 2 टुकड़े दोस्तों। कितने टुकड़े दोस्तों? 2 टुकड़े। एक टुकड़ा आज पाकिस्तान के पास में दोस्तों, और एक टुकड़ा जो है वो भारत के पास में, इस पंजाब का टुकड़ा दोस्तों, है ना दोस्तों। अब बात करने वाले हैं अपन जो सिंध की बात की, सिंध प्रांत का मतलब राज्य होता है दोस्तों, आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा। और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बहुत सारे स्थल मिले दोस्तों, और अगर कहें तो यूपी में भी मिले दोस्तों, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अब बात करने वाले हैं इस सभ्यता से हमें क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं दोस्तों, है ना। तो बात करते हैं यहाँ से मिट्टी के लाल बर्तन मिले दोस्तों। कैसे बर्तन दोस्तों? लाल कलर के, रेड कलर के बर्तन मिले हैं दोस्तों, रेड कलर के, और इन पर काले रंग के चित्र बने हुए। क्या बने हुए? काले रंग के चित्र बने हुए, छोटे छोटे चित्र इस पे बने हुए हैं दोस्तों, मटकों पर या फिर बर्तन पर। यहाँ पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि मिले दोस्तों। ये बाट का क्या होता है दोस्तों? जो चीज आपने देखा होगा, जो तराजू होता है ना, उसमें जो माप तोल किया जाता है, जो चीजों को ना वजन में देखा जाता है, उसके लिए बाट का प्रयोग किया जाता है। जो बाट होते थे वो दोस्तों वो पत्थर के मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर के बाट मिले हैं। और अगर बात करें मोहरों का मतलब होता है सील दोस्तों, ये सील भी मिली है, लेकिन गोल नहीं दोस्तों,
ये ऐसे आयताकार है ना दोस्तों, यहाँ मिली है। वर्गाकार भी मिली है दोस्तों, वर्ताकार भी मिली है, वर्गाकार भी मिली है और आयताकार भी मोहरे प्राप्त होती है दोस्तों। बाट भी मिले जो पत्थर के थे दोस्तों, मनके भी मिले, मनके मतलब कह सकते हैं मटके दोस्तों। क्या मिले हैं? मटके मिले हैं दोस्तों। तांबे के उपकरण मिले हैं दोस्तों और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि मिले हैं दोस्तों। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों घर बैठे बैठे, है ना दोस्तों, है ना। तो आपको ध्यान से मन लगाकर मेरी बातों को समझना और सुनना है दोस्तों। अब बात करने वाला हूं मैं और कुछ नोट की, जो आप नोट का मतलब हो सकता है एनओटी नोट, जो इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्तों हमारे लिए इस क्लास के अकॉर्डिंग। बात करने वाले अपन नोट की दोस्तों, तो इस सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। मतलब ये जो हमारी जो सभ्यता है ना दोस्तों, ये सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। तो ये एकमात्र सभ्यता थी जो 3 देशों में फैली हुई थी। कितने देशों में दोस्तों? 3 देशों में फैली हुई थी। अब 3 देशों में फैली हुई है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल भी तो बड़ा होगा दोस्तों। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करने वाला हूं। संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है दोस्तों 15 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। वर्ग किलोमीटर में इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है 15 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों। अब बात करने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात करने वाला हूं। विस्तार, कितना बड़ा विस्तार इसका। ये देखो मैंने एक पहले से एक सर्कल बना रखा वृत्त। अब मैं इस पे लिखने वाला हूं ऊपर उत्तर में उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, पूर्व में यहाँ पर पूर्व और इधर पश्चिम दिशा दोस्तों। कितना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करने वाला हूं हड़प्पा के जो जितने भी जो विस्तार की बात करने वाले हैं, जितना कहाँ से हम भारत की अगर बात करें, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होने वाला है दोस्तों, उसकी बात करने वाला हूं। उत्तर में जो जम्मू कश्मीर में आया हुआ मांडा, क्या नाम है दोस्तों? मांडा, ये स्थान है मांडा, है ना। जो जम्मू कश्मीर में जेके लिख रखा है मैंने यहाँ पर जम्मू और कश्मीर। यहाँ जम्मू कश्मीर का एक मांडा जो राज्य है, सॉरी जो जिला है, उसका एक अखनूर जो जिला है ना, अखनूर, उसमें एक नदी बहती है चिनाब नदी। क्या नाम है दोस्तों? चिनाब नदी। इस चिनाब नदी के किनारे मांडा नामक स्थल, कौन सा दोस्तों? मांडा नामक स्थल, है ना। अब बात करने वाला हूं मैं पश्चिम की। यहाँ पर जो है सुतका गैटोर, क्या नाम है? सुतका गैंडोर। ये जो स्थान है, स्थल है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है दोस्तों। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये वाला स्थान, है ना। और यहाँ नदी की बात करें दोस्तों, ये दास्क नदी के किनारे, कौन सी? दास्क या दश्क नदी के किनारे। कौन सी नदी? दश्क या दास्क नदी के किनारे दोस्तों। और अगर पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, ये दोस्तों जो आया हुआ ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में भी जिला है मेरठ। कौन सा दोस्तों? मेरठ जिला है, मेरठ। और नदी की बात करने वाला हूँ हिंडन नदी। कौन सी दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे जो आलमगीर जो स्थल है, वो हड़प्पा का एक स्थल था दोस्तों। अब बात करने वाला हूँ दक्षिण की बात करें तो देमाबाद महाराष्ट्र। कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र, है ना दोस्तों। यहाँ पर जो दक्षिणी जो स्थल है उसका नाम देमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक नदी है प्रवरा नदी। कौन सी दोस्तों? प्रवरा नदी, है ना। और जो स्थल है वो अहमदनगर। क्या नाम है? अहमदनगर दोस्तों। कितना सिंपल याद होता है दोस्तों। देखो उत्तर की बात करें तो मांडा, है ना। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, और अगर बात करें दक्षिण में तो अहमदनगर, और अगर पश्चिम की बात करें सुतका गैटोर, है ना दोस्तों। कितना आराम से याद होता है दोस्तों। अब बात करें इसका विस्तार कितना किलोमीटर में, तो उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर, अर्थात कह सकते हैं 1400 किलोमीटर है दोस्तों। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है दोस्तों, वो 1600 किलोमीटर है दोस्तों, है ना। और संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है 15 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है सभ्यता का, है ना दोस्तों। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों, है ना। आपको समझने की यहाँ पर सिर्फ कोशिश करनी है दोस्तों, है ना। ये मंजिलें उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके हौसलों में उड़ान होती, हौसलों में जान होती है। पंखों से क्या होता है दोस्तों? जज्बे से उड़ान होती है दोस्तों। कितना सिंपल है इस चीज को समझना, है ना। ये कहानी एक कविता के माध्यम से भी मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। और एक कविता की इसी की पंक्ति की बात करें
तो है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें नोट, फिर से एक नोट आ रखा है दोस्तों हमारा, है ना, उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? ये नगरीय सभ्यता थी। नगर के अकॉर्डिंग यहाँ लोग रहते थे। जैसे बात करें सिटी में कैसी सारी सुविधाएं होती है ना, वैसी ये सुविधाएं इस सिंधु घाटी सभ्यता में थी दोस्तों। दूसरी विशेषता थी, ये कांस्य या ताम्र युगीन सभ्यता थी, अर्थात कांसे की धातु और तांबे की धातुएं यहाँ पे सर्वाधिक वस्तुएं मिली। तो ये अनुमान लगाया जाता है, अनुमान नहीं दोस्तों, ये फैक्ट है कि ये बातें सच में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से और तांबे से परिचित थे। उनको पता था कि तांबा क्या होता है और कांसा क्या होता है दोस्तों। तीसरी अगर बात करें कालीबंगा हमारे राजस्थान अर्थात के तो भारत का एक राज्य है जो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, जो गग्गर नदी के किनारे स्थित है। वहां पर जो एक स्थल खोजा गया है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया दोस्तों। क्या नाम है? काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया, बेंगल्स, है ना दोस्तों। तो कालीबंगा का अर्थ मैंने बता रखा, शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। लोथल, ये गुजरात में है दोस्तों। लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्नि कुंड मिले हैं। अग्नि कुंड का मतलब होता है जहां पर यज्ञशाला, यज्ञ होते हैं ना दोस्तों, यज्ञ, वहां पर जो अग्नि कुंड होता है दोस्तों, जिसमें हवन इत्यादि की आहुति, मतलब कह सकते हैं हवन करते समय आहुतियां दी जाती है अग्निदेव को। क्या दी जाती है? अग्निदेव को आहुतियां दी जाती है। वो ऐसे यज्ञ कुंड मिले हैं। इसका मतलब ये लगाया जाता है कि कालीबंगा और लोथल से जो अग्नि कुंड मिले हैं, उस समय लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अर्थात देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ वगैरह करते थे दोस्तों, यज्ञ वगैरह करते थे दोस्तों, है ना। चौथी जो विशेषता हमारे सामने आ रही है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। अब भंडार गृह का मतलब होता है स्टोर रूम, अर्थात कह सकते हैं कि अनाज को रखने के लिए, अनाज जो होता है दोस्तों, उस अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े पात्र मिले हैं दोस्तों, बड़े बड़े पात्र, है ना। वो मटके की, पॉट की आकृति में भी हो सकता है दोस्तों, है ना, है ना। ऐसी आकृतियों के बड़े बड़े पात्र मिले हैं जिसमें लोग क्या करते थे? अन्न को रखते थे, अनाज को रखते थे, है ना। अर्थात जब पैदावार ज्यादा हो जाती फसल की, तो उसको है ना सुरक्षित रखा जाता था कि जब है ना, या तो विनिमय के काम में भी आ सकता था, जो हमने कल पढ़ा था, है ना। अनाज के अलग अलग प्रकार थे, लोग उपहार के रूप में भी देते थे, वस्तु विनिमय में भी अनाज का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, है ना, लेने और देने में भी। तो इतना बड़ा पात्र भी मिला है जो अनाज रखने का एक भंडार गृह होता था। क्या होता था? भंडार गृह, है ना। देखो कितनी अच्छी चीजें मिल रही है दोस्तों आपको, है ना। और अगर बात करें प्रमुख स्थल क्या है, हड़प्पा से जो भी चीजें, जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं, हमने जो पहले मैप में हमने देखा था, है ना, प्रमुख स्थल कौन कौन से। सबसे पहले आ रहा है दोस्तों हमारे सामने हड़प्पा। क्या नाम आ रहा है? हड़प्पा स्थल। अब हड़प्पा की खोज किसने की थी और हड़प्पा का क्या अर्थ होता है दोस्तों, है ना। और हड़प्पा कब प्रकाश में आया, दुनिया के सामने कब आया? तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी दोस्तों। मैं इतना ही बता पाऊंगा, इसके आगे का मतलब होगा कि ज्यादा बताएंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें शायद अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, इसलिए मैं हड़प्पा का छोटा टॉपिक बताकर इसको शॉर्ट करना चाहूंगा कि इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट की अगर बात करें, है ना, इसी हड़प्पा की, तो इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें 1826 चार्ल्स मेसन द्वारा दी गई थी, जो अंग्रेज था उस समय। देखो भाई, ये जो टाइम पीरियड जो आ रहा है, ये अंग्रेजों का टाइम पीरियड आ रहा है दोस्तों, है ना। आपको 8th क्लास में पता लगेगा कि एक प्लासी की लड़ाई होती है दोस्तों 1800 अगर बात करें, है ना, 1757 की, सॉरी 1757 में जब प्लासी की लड़ाई होती है। कौन सी? प्लासी की लड़ाई। इस प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो 1757 में हुई थी, और 1757 के बाद में अंग्रेज भारत के क्या बन गए थे? वास्तविक शासक बन गए थे, है ना। इसलिए 1757 से लगाकर 1947 तक जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, ये अंग्रेजों का टाइम पीरियड रहा था दोस्तों, अंग्रेजों का टाइम पीरियड कह सकते हैं, अंग्रेजों का समय, है ना। अब बात करने वाला हूं 1826, मतलब अंग्रेज शासन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक अंग्रेजों की कंपनी शासन कर रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था?
ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी थी जो भारत में क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, प्रशासन कर रही थी। तो 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा दी गई ये जानकारी पता लगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जानकारी 1826 में हुई और ये मांडगोमरी वर्तमान साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में स्थित है ना। पंजाब भी कौन सा, जो पाकिस्तान में है ना दोस्तों, वहां पर ये हड़प्पा सभ्यता हमें मतलब हड़प्पा जो स्थल खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों, है ना। फिर ये कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा, तो ये रावी नदी के बाएं तट के ऊपर है, अर्थात आप देखा हो लेफ्ट और राइट, है ना। बाया तट का मतलब होगा यहाँ पर लेफ्ट भाग में ही, है ना, बाएं तट के ऊपर, है ना, रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा सभ्यता खोजा गया। हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था दोस्तों। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ आ रही है, हड़प्पा नगर या हड़प्पा जो स्थल है वो 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। एक का नाम था दुर्ग टीला, एक का नाम था नगर टीला। टीला का मतलब ये होता है खंडहर। क्या होता है दोस्तों, खंडहर। खंडहर 2 भागों में डिसाइड मतलब बटा हुआ था दोस्तों। पहला जो दुर्ग टीला है, दुर्ग का मतलब भी समझ में आ रहा होगा फोर्थ में कौन रहता है दोस्तों, आपसे पूछना चाहूंगा। फोर्थ में हमेशा राजा रजवाड़े रहते हैं, राजा और राजा के परिवार वाले रहते हैं ना, तो ये चीज को आपको याद रखना है। दुर्ग का मतलब फोर्थ होता है, फोर्थ में कौन रहता है, राजा रहता है, किंग रहता है ना, क्वीन रहती है यहाँ पर। ये कह सकते हैं ये पश्चिमी टीला था। यहाँ प्रशासनिक लोग निवास करते थे। प्रशासनिक का मतलब शासन करने वाले, कौन, राजा, महाराजाओं और उनके परिवार वाले, अर्थात कह सकते हैं शाही परिवार वाले दुर्ग टीले में रहते थे दोस्तों। अब बात करने वाले नगर टीला। नगर टीला ये पूर्वी टीला था। कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में टीला था ये। और जन सामान्य लोग इस नगर के टीले में रहते थे, जैसे किसान हो सकता है, मजदूर हैं, श्रमिक लोग यहाँ रहते थे, है ना। तो ये ऐसे बटा हुआ था, एक तरह से अपन ऐसे गोला बनाकर इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक टिल्ले में कौन रहता था दोस्तों, दुर्ग टिल्ला, जिसमें राजा के परिवार वाले रहते थे। और एक टिल्ले का नाम था नगर टिल्ला, जिसमें जन सामान्य लोग रहते थे। जन सामान्य, है ना, कह सकते हैं जनता रहती थी। कौन रहती थी, जनता। कितना सिंपल था दोस्तों हड़प्पा का अगर वर्गीकरण, कितना सिंपल मैंने यहाँ पे समझाया आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास दोस्तों हैं जो आपको इस पार्ट से बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अपन हड़प्पा के नगर टीलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे सामने, देखिए दोस्तों हड़प्पा की कुछ विशेषताएं नजर आने वाली है दोस्तों आपको, है ना। देखिए दोस्तों कैसे, है ना, देखो नगर की व्यवस्था थी दोस्तों, नाली की व्यवस्था थी, कैसे नालियां बनाई गई थी उस समय की। देखो दोस्तों ये जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं आपको जानकारी मिलने वाली है ना। एक मोहर भी मिली है ये दोस्तों, ये जो आपके सामने जो एक सींग वाला यहाँ पर मोहर मिल रही है, दिख रही है, मोहर, सील जिसे कहते हैं, मोहर, है ना। ये एक सींग वाला पवित्र पशु था उस समय, और इसको है ना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता था, बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता। उसमें जो देखो भाषा लिखी गई है, इस भाषा को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए दोस्तों, है ना। और एक कुछ ऐसा हथियार कह सकते हैं उस समय रहा होगा। ये जो नजर आ रहे हैं ना सर दोस्तों आपको, ये मिट्टी के खिलौने हैं दोस्तों, मिट्टी के खिलौने जो बच्चे उस समय खेला करते थे दोस्तों, है ना। बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों, देखो। और अगर बात करने वाले हमारे सामने कुछ प्रमुख विशेषता की हड़प्पा की बात करने वाला हूँ, तो हड़प्पा में जो भी नगर मिला है, जो भी मंजिल, जितने भी जो घर मिले हैं ना दोस्तों, वो कैसे करते हैं, यहाँ जो घर मिले वो 2 मंजिला 1 मंजिला होते थे, अर्थात या तो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर होता था दोस्तों। दूसरी अगर बात के, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे दोस्तों, कमरे बनाए जाते थे, कमरे घर के आंगन के चारों ओर। ये मान लेते हैं दोस्तों एक 50 बाई कह सकते हैं 50 बाई 100 का एक वर्ग फीट का इतना बड़ा घर है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये 4 कमरे बना दी। अब ये आंगन है दोस्तों, क्या है, आंगन, और ये सारे रूम है दोस्तों हमारे सामने, है ना। तो कह सकते हैं घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे ऐसे। और प्रत्येक घर में एक अलग अलग स्नान घर होता था। सारे मतलब ऐसी फैसिलिटी बना दी थी, सिविलाइजेशन इतना टॉप था दोस्तों यहाँ पर कि लोग है ना हर घर के अंदर, मतलब हर घर के अंदर और हर प्रत्येक कमरे के अंदर एक मतलब कह सकते हैं पर्सनल स्नान घर होता था दोस्तों। कोई दिक्कत ना हो, परिवार वाले अपने भी टॉयलेट को यूज कर सके, अपने बाथरूम को यूज कर सके, ऐसा सिस्टम बना रखा था। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग उस समय के लोगों के दिमाग में थी दोस्तों, कितनी
आजकल देखो दोस्तों कितनी अपन को पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर अपन डिग्री इंजीनियर की मिलती है दोस्तों, फिर जाकर अपन ऐसा काम करते हैं। लेकिन उस समय लोगों के पास में डिग्रियां नहीं होती थी दोस्तों, लेकिन लोगों का दिमाग इतना एक्सपर्ट के जैसे चलता था, उन्होंने प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर के रूम में अपने लिए, स्वयं के लिए अर्थात पर्सनल अपना बाथरूम तैयार कर रखा था दोस्तों। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, है ना। कुछ घरों में कोई भी होते थे दोस्तों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट नजर है, मतलब कह सकते हैं 5 स्टार देना चाहिए हमें इन लोगों को। 5 स्टार जो रूम होते हैं ना, जो आज होटल में हमें मुहैया हो जाते हैं किस चंद पैसों में, कह सकते हैं 1000 2000 में ऐसे, या 5000 में ऐसी जो चीजें मिल जाती है ना दोस्तों, वैसी फैसिलिटी उस समय लोगों के घरों के अंदर कमरे में होती थी दोस्तों। और प्रत्येक घर में एक अपना खुद का पर्सनल कुआं होता था, जिसमें पानी एनी टाइम मिलता था दोस्तों, है ना। कितनी अच्छी सुविधा थी। आज आपके घर में कुएं हैं क्या दोस्तों? नहीं, नल पाइप लगी हुई है जो टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, जब चाहे, है ना। गवर्नमेंट के हाथों में होता है, जब चाहे, है ना, ऐसा करे, मतलब कि 2 दिन के बाद में पानी की सुविधा ऐसी मुहैया करवाती है ना। यहाँ घरों के बाहर गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां भी बनाई गई थी। लकड़ी की नालियां अर्थात गंदा पानी कैसे रूम के बाहर हो, इसके लिए नालियां बनाई गई थी दोस्तों। नालियां घर के चारों ओर निकासी के लिए, ऐसे गंदे पानी की नालियां दोस्तों, है ना। कितना सिंपल दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। तथा घरों के आसपास उचित सफाई की व्यवस्था थी। घरों के आसपास उचित सफाई की व्यवस्था, ये जो सफाई की व्यवस्था और नाली जो व्यवस्था मैं बोलने वाला हूँ, आगे जाकर ये व्यवस्था दोस्तों, है ना, बिल्कुल कमजोर होने वाली है। और आगे जाकर अपन कहने वाले, कहना ऐसी व्यवस्था आगे जाकर इस सभ्यता का पतन अर्थात अंत का कारण बनने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें, घरों के बाहर बनी सड़कें समकोण पर काटती थी। जो घर के बाहर जितनी भी रोड बनाई गई थी, सड़कें बनाई गई थी, वो सारी किस पे? समकोण पर काटती थी। समकोण, तीन भुजाओं से बंद गिरी आकृति, वो क्या कहते हैं? समकोण। इस समकोण पर आकर काटती थी। ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती थी उस समय, है ना। गेहूं और जौ फसल के प्रथम प्रमाण हड़प्पा से मिलते हैं। गेहूं और जौ, जो बड़ा अनाज है ना दोस्तों, उसके भी प्रथम साक्षी है, प्रथम जो प्रमाण है, प्रथम जो सबूत है दोस्तों, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों? वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती करना शुरू किया था दोस्तों, है ना। ये भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है दोस्तों। अब बात करने वाले हड़प्पा में ईंटों से बना गोलाकार चबूतरा भी मिला। अब थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। हड़प्पा में ईंटों से बना गोलाकार चबूतरा मिला, है ना। जैसे ये सारे जो समकोण पर रास्ते काटते थे, उसके बाद में घर के बाहर, आंगन के बाहर एक चबूतरा भी मिला, गोलाकार। क्या मिला है? गोलाकार चबूतरा मिला। ये देखो ऐसे गोलाकार चबूतरा मिला है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगा कि इस चबूतरे पे जो औरतें होती थी उस समय गेहूं साफ करने का, धान को साफ करने का कार्य करती थी, है ना, ऐसे। अब बात करने वाले अपन आगे, यहाँ से लकड़ी के हल के प्रमाण भी मिले हैं। लकड़ी के हल, और लकड़ी का हल जो आजकल जो किसान यूज करता है दोस्तों, है ना, उस समय की बात कर, लकड़ी का हल, है ना, बच्चे के खेलने का खिलौना होता था। बच्चे के खेलने का खिलौना, जो मैं आगे स्लाइड में आपको चित्र बताने वाला हूँ, कैसा खिलौना हल होता था उस समय का, है ना दोस्तों। कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है दोस्तों। और अगर बात करें तो मेरे पास खूब सारी जो चीजें वो आपको बताने लिए हैं, आज बता देता हूँ फिर से। तो देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए जो चीजें भी आने वाली है, बैलगाड़ी दिख रहा होगा, लेकिन इसे इक्का गाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल जो होता है दोस्तों, एक धातु होती है। इस पीतल की इक्का गाड़ी, पीतल की बच्चों की खेलने की इक्का गाड़ी के भी प्रमाण हमें हड़प्पा से मिलते हैं दोस्तों, है ना। तो हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष या अन्य वस्तुओं के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो पहला जो मिल रहा है मेरे पास, जो पॉइंट है, पीतल की इक्का गाड़ी हमें मिली है दोस्तों। शंख से निर्मित बैल मिला है। शंख से निर्मित बैल की आकृति वाला एक वस्तु मिली है यहाँ से, शंख की आकृति से। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा जो है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। दोस्तों स्त्री मतलब औरत, वुमेन के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इसका मतलब ये है कि ये जो स्त्री है वो एक पृथ्वी देवी के नाम से जानी जाती थी उस समय। इसे उबरा देवी भी कहते हैं। उबरा देवी एक अन्य नाम भी है इसका दोस्तों, है ना। इसलिए बताया गया है, जो आज जो अपन वर्तमान में जो धरती है हमारी, इस धरती के ऊपर अपन सारे जो जीव जंतु हैं, जो मानव वगैरह जो रहते हैं ना दोस्तों, ये पृथ्वी माँ की संतान है ना। तो इसलिए ये जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ जो पौधा बताया गया है, वो पृथ्वी को एक देवी और माँ के रूप में बताया गया है ना। पृथ्वी को माँ के रूप में बताया गया, इसलिए इसे कहा गया स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ
पौधा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें मानव के साथ बकरे के समाधान के प्रमाण, अर्थात जो एक कब्र मिली है या फिर कह सकते हैं एक मृतक का जो शरीर मिला है उस शरीर के साथ में बकरे के भी प्रमाण मिले हैं। किसके? बकरे के प्रमाण भी मिले हैं, बकरे के। अर्थात कल जो हमने पढ़ा था, जो पीछे वाला जो हमारा पाठ था, उस पाठ में उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो मानव उस समय कोई भी मानव की अगर कोई मृत्यु हो जाती थी तो मृतक के साथ में उसकी जो प्रिय वस्तु थी, जैसे सोना चांदी ऐसा कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई जीव भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, जैसे बकरा है ना। तो बकरे की भी जो हड्डियां जो अस्थियां उसके भी प्रमाण एक मानव के साथ मिले हैं दोस्तों। एक मानव का कंकाल मिला है, उसके साथ में बकरी की अस्थियां भी मिली है दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों, है ना। लोग उस समय धार्मिक हुआ करते थे, ऐसा कह सकते हैं, लोग धार्मिक हुआ करते थे, धार्मिक, है ना। अब बात करने वाले हैं सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली। अभिलेख युक्त अर्थात देखो एक मोहर भी आपको दिखाई दे रही होगी जो मैंने यहाँ पर एक अभिलेख इक्का गाड़ी के नीचे बना रखी है। इस अभिलेख पर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है दोस्तों, अभिलेख पर कुछ चीजें लिखी गई है और इस अभिलेख पर ऐसी कुछ बातें लिखी गई जो आज अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए दोस्तों, है ना, जिसको पढ़ना अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ऐसी सर्वाधिक अभिलेख युक्त लिखी हुई मोहरें प्राप्त होती है। कुछ समय बाद में आपको एक मोहर बताने वाला हूँ पशुपतिनाथ की, है ना, भगवान शिव की, है ना। तो वो ध्यान में लीन है, उनके पास में कुछ 4 कह सकते हैं जीव जंतु भी बताए गए, लेकिन पूरी जो मोहर है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी, मछली के भी है, वृषभ के भी है ना, सिंह के भी है, ऐसे 7 जीवों के भी ऐसे चित्र बने हुए दोस्तों एक मोहर के ऊपर। अब बात करने वाला हूँ पुराण तत्वविदों को जो चीजें यहाँ से मिली है दोस्तों, उनमें अधिकतर पत्थर और शंख और तांबे और कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं हैं, है ना। जो भी खुदाई में मिली है वो अधिकतर पत्थर की हो सकती है, पत्थर की मिली है, हो सकती क्या मिली है दोस्तों। शंख भी मिले हैं, शंख की, और तांबे की मिली है, कांसे की मिली है, सोना और चांदी की मिली है दोस्तों। जितनी भी धातुएं होती है उसमें एक चीज मिस है यहाँ पर, अर्थात एक चीज की यहाँ पर जानकारी नहीं मिली, वो है दोस्तों लोहा, आयरन, है ना दोस्तों। लोह की जानकारी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में किसी को भी नहीं थी दोस्तों। लोहे की जानकारी किसी को भी नहीं थी दोस्तों। इतनी बड़ी जानकारी हमें यहाँ पर ऐसे मिल रही है क्योंकि इतनी सारी जो चीजें हमें मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर देखो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी, इनसे हड़प्पा के जो लोग थे, निवासी थे, वो सब परिचित थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना हमेशा दोस्तों। फिर अगर बात करें तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। किससे? तांबे से, कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी दोस्तों। लोहे की जानकारी जो हमने अभी पढ़ा है दोस्तों, लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ से लोह धातु के कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिलते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना आप, है ना। तो कितनी अच्छी जानकारी थी दोस्तों आपको जो मिल रही है यहाँ पर, है ना। अब आगे की और बातें करें दोस्तों, तो हमारे पास एक और स्लाइड है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जी दोस्तों, अब आगे बात करने वाले हैं अपन मोहनजोदड़ो की। दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की दोस्तों। अब मैं जो आपको नेक्स्ट जो बताने वाला हूं दोस्तों, उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसका अगला जो स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो दोस्तों। इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, या कह सकते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला दोस्तों, है ना। यहाँ पर है ना दोस्तों, मृतकों का टीला मतलब यहाँ पर सर्वाधिक, अपन कह सकते हैं सर्वाधिक नहीं कहेंगे, लेकिन कब्रें नहीं मिली दोस्तों, है ना। तो इसलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। नाम बस इतना है कि ये मुर्दों का टीला था, है ना। दूसरी अगर बात करें इसकी क्या विशेषता, ये लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है। देखो पाकिस्तान का कौन सा जिला? लरकाना, लरकाना दोस्तों, मैं लिख देता हूँ आपको जल्दी याद होगा। लरकाना, लरकाना जिला सिंध पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसने खोज की थी भाई इसकी मोहनजोदड़ो की? तो इसके खोजकर्ता का नाम है राखल दास बनर्जी। अगर बात करें हड़प्पा की तो वो थे दोस्तों दयाराम साहनी दोस्तों।
अब आगे की बात करें दोस्तों, वो है कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और वो भी कौन सा तट? दाया तट, है ना। वो था बाया तट, ये है दाया तट, अठा कह सकते हैं अपन। राइट वाला जो तट है उसके किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की गई। दोस्तों आपके सामने दो चित्र नजर आ रहे हैं दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा कह सकते हैं विशाल का इतना बड़ा बाथटब मिला है, मतलब कह सकते हैं स्विमिंग पूल मिला है, स्विमिंग पूल। और इसके जरिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्विमिंग पूल है दोस्तों, उस समय ये धार्मिक दृष्टि कह सकते हैं, धार्मिक नजरिए से बनाया गया था। अर्थात कहेंगे कि जब भी कोई धार्मिक पर्व या त्योहार होता था उस समय इस बाथटब में पानी भरा जाता था और इसके किनारे सारे लोग इकट्ठा होते थे और अपना धार्मिक कार्य यहाँ करते थे दोस्तों, है ना। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, सीढ़ियाँ नजर आ रही दोस्तों, है ना। देखो यहाँ पर भी सीढ़ियाँ नजर आ रही दोस्तों, यहाँ पर भी सीढ़ियाँ नजर आ रही जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना। और आपको यहाँ पर भी ये कुछ नजर आ रहे होंगे टैंक, पानी के टैंक, है ना दोस्तों। तो ये क्या होता था, देखो गंदा पानी निकालने के लिए भी और एक स्वच्छ पानी अंदर डालने के लिए भी ऐसे टैंक का इस्तेमाल होता था, जो चारों तरफ बने हुए थे, चारों तरफ बने हुए थे दोस्तों। और आसपास छोटे मोटे कमरे नजर आ रहे होंगे, जो कमरे थे उस समय, लेकिन आज थोड़े जर्जर स्थिति में है, मतलब टूट चुके हैं, क्योंकि समय की मार सब पे पड़ती है दोस्तों, है ना। आज जो राजा महाराजा के जो किले मिले ना दोस्तों, कुछ किले सही स्थिति में और कुछ किले जो हैं वो टूटे फूटे हैं, है ना। वैसे ही हमें जो खुदाई में जो मिला है वो मोहनजोदड़ो का एक सिनानागार मिला है, जो 8 फीट गहरा है और 23 फीट चौड़ा है दोस्तों। इतना बड़ा बाथटब मिला है हमें, है ना। जो एक मार्शल महोदय हुए थे, इन्होंने कहा था कि ये जो इस स्थल बोले कह सकते हैं, इस स्थल को देखकर उन्होंने बोला था कि ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य। इस चीज को देखते हुए अपन कह सकते हैं कि उस समय के जो इंजीनियर हुआ करते थे कितने माइंडेड हुआ करते, कितने बड़े दिमाग के, इतने चतुर हुआ करते थे, जिन्होंने इतने बड़े बाथटब की योजना बनाई और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया दोस्तों। अब आपके सामने एक और जो चित्र है, ये लकड़ी का हल है दोस्तों। क्या है? लकड़ी का हल, जो उस समय बच्चों के खेलने का खिलौना हुआ करता था, लकड़ी का हल, है ना दोस्तों। देख लीजिए नीचे तीखा जो मुंह है वो हमेशा हल की खुदाई में भी काम आता था, लेकिन ये बच्चे का एक खिलौना है, इसको समझना है आपको, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, हमारे सामने और सारी जानकारियां हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है दोस्तों, है ना, वो अब बताने वाला हूं मैं आपको इसकी विशेषता नंबर फर्स्ट अगर बात करें कि इसकी क्या विशेषता रही थी, तो दोस्तों मैं आगे जानकारी देना चाहूंगा मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता थी, है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, अर्थात मुर्दों का टीला, है ना। कब्रें कोई नहीं मिली है दोस्तों, लेकिन प्रमाण कह सकते हैं कैसा लग रहा है हमें, कैसे जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा इसका नाम मोहनजोदड़ो इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि ये मृतकों का टीला था। जब इसकी खुदाई हुई तो बड़ी ईंटें प्राप्त हुई, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पे ईंटें प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया दोस्तों। अब विशेषताओं की बात करें दोस्तों कि फर्स्ट जो इसकी विशेषता है, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। अन्नागार का मतलब होता है दोस्तों, देखो दो चीजें मैंने यहाँ सबसे पहले लिखी, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार और सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत, अर्थात प्रत्येक घर में दोस्तों कह सकते हैं एक अन्नागार होता था, लेकिन जो शाही परिवार था उनके घर में बड़ी इमारत में एक अन्नागार होता था, स्टोर रूम कह सकते हैं, या बड़ा पात्र हुआ करता था जिसमें बहुत सारा अनाज रखा जाता था एक टाइम में, है ना दोस्तों। ये अनाज रखने का एक बहुत बड़ा पात्र हुआ करता था, अनाज रखने का पात्र, है ना दोस्तों। इतना बड़ा चित्र बनाया था कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। और दूसरा था बहुत बड़ी सार्वजनिक इमारत। सार्वजनिक का मतलब होता है सारे लोग उसको यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग यूज करते थे वो थे केवल शाही परिवार वाले। आम व्यक्तियों का ऐसा अधिकार नहीं था दोस्तों, शाही परिवार वाले, है ना, जो राज घराने वाले थे ना दोस्तों, वो लोग ही इसका यूज करते थे सार्वजनिक इमारत के रूप में, आप कह सकते हैं दोस्तों, है ना। सिनानागार जो अभी मैंने आपको इसकी पिक बता रखी, देख लीजिए, जो फर्स्ट जो चित्र इसी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, है ना। और अगर बात करें, एक मोहर भी मिली है जिसका मैंने आपको यहाँ पर चित्र भी बना रखा है, जो पेन से बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये देखो एक लिपि, एक भाषा में लिखी हुई कुछ बातें लिखी हुई है, कुछ शब्द लिखे हैं, लेकिन अपन इनको पढ़ नहीं पाए।
और एक मछली की आकृति भी इस मोहर पर मिलती है दोस्तों। एक मोहर मिली है जो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली है और ऊपर कुछ लिपि में लिखा हुआ कुछ है। एक मछली की आकृति मिली है दोस्तों और एक ध्यान में लीन एक योगी की 3 मुख वाली, कितने मुख वाली, 1 2 और 3 मुख वाली एक आकृति वाली मतलब कह सकते हैं मोहर मिली है, जिसका अपन कह सकते हैं ये कुछ इतिहासकारों ने, विशेषज्ञों ने इसे कहा है ये पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ है ना। अपन कह सकते हैं शिव, भगवान शिव की ये मोहर मिली है दोस्तों जो ध्यान में लीन है दोस्तों। और उनके पास में 4 चित्र बने हुए हैं वृषभ के, है ना, गेंडे के, भैंसे की और एक व्याघ सिंह के, है ना दोस्तों। कितनी अच्छी जानकारी। ये जो दोस्तों देखो व्याघ के नीचे कुछ मैंने ऐसे बना रखा, ये भी एक लिपि थी उस समय की जो लिखी गई थी। और उसके बाद में 2 हिरण के भी चित्र मिले हैं दोस्तों, 2 हिरण के। अब मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूंगा कितने चित्र मिले हमें, कितने जंतु मिले। तो देखिए जंतु की बात की मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 अर्थात कहेंगे 7 जीव इस मुद्रा पर अंकित है ना। अब इस मुद्रा की बात करें, एक मोहर पर 3 मुख वाले देवताओं को अंकित किया गया है, देवताओं को अंकित किया गया है जो ध्यान में लीन है ना। इस मोहर पर 7 जीवों का अंकन है, 7 जीव जो मैंने अभी काउंट करके बताए। नोट, नोट क्या, एकमात्र स्थल जहां से कोई भी कब्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई भी कब्र के प्रमाण हमें यहाँ से नहीं मिलते दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एकमात्र स्थल मोहनजोदड़ो एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में जहां से कोई भी कब्र के प्रमाण नहीं मिले। कब्र मतलब कोई ताबूत वगैरह, कोई कंकाल वगैरह नहीं मिला है दोस्तों, याद रखें। लेकिन यहाँ से मोहनजोदड़ो से मलेरिया रोग के प्रमाण मिलते हैं, जो डेंगू और मलेरिया, लेकिन मैं डेंगू की बात नहीं करूंगा, मच्छरों से फैलने वाला जो रोग है जिसका नाम है मलेरिया, मलेरिया रोग के प्रमाण जरूर मिले दोस्तों, है ना। इतनी सूक्ष्म जो जानकारी वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है दोस्तों। लेकिन कुछ मैं यहाँ पे मिस कर दिया था, मैंने वो बताना चाहूँगा मैं। जो यहाँ पर जो स्नानागार मिला है या विशाल जो टप मिला है, बात टप वो देख लीजिए 8 फीट गहरा था, 23 फीट चौड़ा था दोस्तों, है ना। और दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, लोग इधर उधर इसके अंदर या बाहर जा सकते थे। और आसपास पानी के टैंक थे जिसके जरिए पानी इसके अंदर सप्लाई होता था। इतना अच्छा सिविलाइजेशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता दोस्तों। ये जो बात है करीबन दोस्तों बहुत पुरानी है, 1750 ईस्वी से लगाकर 2350 ईस्वी पूर्व की बातें मैं कर रहा हूँ, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। इतनी पुरानी सभ्यता दुनिया के सामने कैसे आई, खुदाई से प्राप्त आई दोस्तों। इतिहासकारों ने हमारे सामने इसे रखा और समझा और हमें भी समझाने की कोशिश की दोस्तों। अब आगे बात करने वाले हमारे सामने बहुत सारी जानकारियां हैं जो प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब स्कूल खुलेगी, जब आपकी क्लासें वापस रेगुलर लगेगी, तब आपको इस चीज़ को जानकर बड़ी हैरानी नहीं होगी दोस्तों, बड़ी खुशी होगी कि हमें ये जानकारी पहले ही प्राप्त हो गई, है ना दोस्तों, ताकि आपको क्लास में अच्छे मार्क मिल सके और आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपनी कक्षा में अपनी जगह बना सके दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों अन्य विशेषता क्या है ना, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, अर्थात कह सकते हैं कपड़े के टुकड़े के अवशेष उस समय के, और चांदी के एक फूलदान के भी अवशेष और ढक्कन के भी अवशेष मिलते हैं। कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिलते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि तांबे की वस्तुओं के भी प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। कहाँ से भाई दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। प्यारे दोस्तों कितनी अच्छी जानकारी थी हमारे सामने। अब बात करेंगे पक्की मिट्टी के प्रमाण। पक्की मिट्टी है ना, कह सकते हैं बालू जो मिट्टी है वो उस समय मनके बनाने अर्थात मटके बनाने में काम आती थी दोस्तों। मटके बनाने में, पॉट बनाने में बालू मिट्टी का उस समय प्रयोग किया जाता था, है ना। मनके बनाने भट्टी के संकेत देते हैं, अर्थात मनके जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंट को या मिट्टी को पक्का कैसे किया जाता, जब उसको गर्म किया जाता। और गर्म कहाँ किया जाता है, भट्टी में। कहाँ पर दोस्तों, भट्टी में। और ये जो भट्टी के जो संकेत है ना, ये बता रहे हैं कि जो मटके बनाने के लिए भट्टी का प्रयोग किया जाता था। कितनी अच्छी जानकारी दोस्तों। अब ये फेयंस क्या है दोस्तों, ये विधि है दोस्तों, फेयंस, है ना। इस विधि के माध्यम से मटके, बल्ले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मटके,
मनके जिन्हें कहते हैं बल्ले, जो बच्चों के खेलने के कुछ सामान हो सकता है। छोटे बर्तन बनाए जाते थे जिनको पकाने के लिए काम आती थी। बालू मिट्टी या सफ्टिक, सफ्टिक का मतलब होता है मिट्टी, ये जो बालू मिट्टी होती है उसी का नाम है। जिसे अपन कह सकते हैं अपन दोस्तों सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी तथा बाद में उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी ताकि ये दिखने में एंटिक नजर आए दोस्तों। तभी तो आज भी देखो ये जो चीजें यहाँ मिली है ना खुदाई में, ये आज भी क्यों मौजूद है, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी बारीकी से इनको बनाया गया था। इनके ऊपर जो परत चढ़ाई गई थी वो आज भी मौजूद है। इसलिए हमें ये खुदाई में ऐसी वस्तुएं आज भी जीवित अवस्था में मिलती है दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट अगर बिंदु की बात करें, हमारे सामने है कच्चे माल की खोज। उस समय के लोगों को कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं? देखो दोस्तों, एक तो होता है प्राकृतिक, है ना, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों जो मानव ने बनाया, मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव के द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम, है ना। और जो प्राकृतिक है, जिसे कह सकते हैं प्रकृति ने हमें जो दिया है वो प्राकृतिक हमारे सामने, जैसे जल है ना, ये क्या प्राकृतिक ही तो है ना दोस्तों। फल है, ये भी क्या प्राकृतिक ही है ना दोस्तों। जो चीजें प्रकृति ने हमें दी है वो प्राकृतिक, जो मानव ने अपने हाथों से बनाई है वो है कृत्रिम दोस्तों, है ना। अब कच्चे माल की खोज कैसे होगी? कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। अर्थात किसान, यानी ये गलत हो जाएगा दोस्तों, किसान पशुपालन या किसी अन्य प्रकार से उनका उत्पादन करता है दोस्तों, है ना दोस्तों। अब बात करने वाले हैं कि कच्चा माल कैसे उपलब्ध होता था हमें और कैसे इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देखो, प्राकृतिक अयस्क या माल क्या होता है? देखो, सोना है, चांदी है, तांबा है और बहुमूल्य जो पत्थर है वो प्राकृतिक है। इसमें अपन जल भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? प्राकृतिक है दोस्तों, सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य पत्थर। अब किसान के द्वारा जो उत्पादन होता है कृत्रिम रूप से, जैसे कपास, कपास से क्या बनता है? क से कपास, क से कपड़ा, कपास से बनता है कपड़ा दोस्तों। क्या बनता है? कपड़ा। तो ये मानव के द्वारा बनाया गया ना। फिर अनाज, अनाज में क्या आ रहा है? गेहूं, जो किसान के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो, है ना दोस्तों। और फिर ज्वार, ये भी एक बड़ा अनाज है, और इत्यादि जो है वो किसान के द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे, यहाँ के लोग पशुपालन व शिकार भी करते थे। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो लोग थे दोस्तों, वो लोग पशुपालन क्या करते थे? पशुपालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, शिकार से भी चलाते थे दोस्तों। शिकार करना भी उन्हें आता था, मछली वगैरह, है ना। तभी तो उस मुद्रा में, जो पशुपतिनाथ की जो मुद्रा मिली है, उसमें हिरण, व्याघ वगैरह, गेंडा वगैरह, है ना दोस्तों, उनसे वो सब परिचित थे, है ना। और मछली से भी परिचित थे, इसलिए उन्होंने अपनी मोहर में मछली को जगह दी दोस्तों। किसको जगह दी? यहाँ पर जो आपने देखा था उस मोहर में वो मछली के भी प्रमाण बता रहा है ना। इसका अर्थ यही है कि ये लोग मछली से भी परिचित थे, है ना। लोग सूखे के महीने में, अर्थात जब बारिश नहीं होती थी कई महीनों तक, उस समय पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे, है ना। कितनी अच्छी जानकारी है दोस्तों हमारे सामने आ चुकी है ना। तो ये ऐसे लोग करते थे, अपने जीवन को चलाते थे, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करते थे, है ना। ये भी बहुत अच्छी जानकारी थी। और बस्तियों के आसपास, जहां पर इनकी बस्तियां बनी हुई थी दोस्तों, उन बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह, मतलब कि जानवरों के लिए और खुद के लिए तो तालाब, पानी की किल्लत ना हो इसलिए तालाब भी बनाते थे ये लोग। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग कहीं तो काम में लगाएंगे ना दोस्तों। अब बात करने वाले हैं हमारे भारत में ही अपन कह सकते हैं कि ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बाद में और भी स्थल खोजे गए। उनमें अपन गुजरात का नाम आता है ना। जैसे आपने जो बिग बी, उन्होंने भी कहा कभी आइए गुजरात में, है ना। तो गुजरात का एक स्थल है। गुजरात की अपन बात करने वाले हैं कि अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए, उनमें भारत में सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए वो गुजरात से खोजे गए। करीबन 200 से ज्यादा जो स्थल है दोस्तों, 200 से ज्यादा स्थल, अर्थात 200 से भी ज्यादा जो स्थल है वो गुजरात से खोजे गए हैं, गुजरात में मिले हैं दोस्तों, है ना। तो वो हड़प्पा कालीन नगर थे। और उसमें से जो मैं दो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है धोलावीरा और एक लोथल। धोलावीरा और लोथल तो बंदरगाह था, लेकिन धोलावीरा को है ना 3 भागों में बांटा गया है ना। प्रथम ऐसे कह सकते टीलों में बांटा गया ताकि आपको जल्दी आपको समझ में आ जाए, है ना।
अब बात करेंगे धोलावीरा और लोथल की क्या विशेषता थी। तो धोलावीरा की बात करें तो यहाँ साफ पानी के अवशेष मिले, साफ पानी के अवशेष। दूसरी बात है जमीन उपजाऊ थी यहाँ पर, तभी तो लोग खेती कार्य करते थे। और धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो अभी जस्ट अब पढ़ने वाले हैं उसके बाद में। और अगर बात करें चौथी जो विशेषता थी यहाँ पर, चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। अर्थात धोलावीरा उस समय बहुत ही कह सकते हैं विकसित नगर था, विकसित नगर। और विकसित नगर होता है तो डर भी रहता है कि कहीं कोई लुटेरा या फिर कोई ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई आक्रमण ना हो जाए, इसलिए ऊंची ऊंची चारों तरफ धोलावीरा के आसपास दीवारें बनाई गई दोस्तों, है ना। और यहीं से अपन एक और प्रमाण मिलता है, नहर या बांध के प्रमाण यहीं से मिलते हैं। सबसे पहले जो जानकारी यहाँ मिलती है वो नहर और बांध के प्रमाण यहीं से मिलते हैं। नहर और बांध जो आज जो अपन को डैम वगैरह नजर आते हैं ना दोस्तों, है ना, ये जो उस समय धोलावीरा में मौजूद थे ऐसी सुविधा। आज जो हमें जो सूचना पट, जो अपन को जो सूचनाएं मिलती हैं, जो जैसे स्कूल में आपने देखा होगा जब भी कोई ऑर्डर वगैरह आता है प्रिंसिपल साहब की तरफ से, उस समय सर आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर वो सूचना लिख देते हैं, है ना, जो आपकी क्लास में हमेशा मौजूद होता है। वैसा ही सूचना पट यहाँ धोलावीरा से प्राप्त हुआ दोस्तों, धोलावीरा से। और अगर बात करें धोलावीरा से हमें स्टेडियम के भी प्रमाण मिलते हैं। और स्टेडियम उस समय है ना दोस्तों मनोरंजन के लिए काम आता था। अर्थात कह सकते हैं सारे लोग एक स्थान पर, हजारों की संख्या में लोग एक स्थान पर बैठ सकते थे और लोग ऐसा कोई मनोरंजन का कोई खेल देखते थे, ऐसे बैठकर लोग खेल देखते थे, है ना। जो है जैसे आज क्रिकेट वगैरह, टेनिस, जितने भी जो गेम खेले जाते हैं वो स्टेडियम में ही खेले जाते हैं ना दोस्तों। लेकिन जो सबसे पहले स्टेडियम के जो प्रमाण है दोस्तों वो धोलावीरा से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करने वाले दोस्तों लोथल की। लोथल क्या है? लोथल उस समय एक बहुत ही बड़ा विकसित बंदरगाह था। लोथल बहुत ही बड़ा उस समय विकसित बंदरगाह था, जो आज वर्तमान में भी गुजरात में है दोस्तों, है ना। ये एक बंदरगाह था जहां पर समुद्री रास्ते से विदेशी व्यापार होता था, विदेशी व्यापार, है ना, उस समय। और अपन कह सकते हैं कि ना विदेशी व्यापार होगा तो यहाँ से सामान बेचा जाएगा, आयात निर्यात किया जाएगा। आयात और निर्यात का मतलब क्या दोस्तों, है ना, जैसे मुझे आलू चाहिए तो मैं किसी से आलू लूंगा तो ये मैं क्या करूंगा, आयात करूंगा आलू का, है ना। और अगर किसी को आलू चाहिए तो मैं उसे क्या करूंगा, निर्यात करूंगा दोस्तों। ये आयात निर्यात है ना। उसी समय अगर धोलावीरा की बात करें, सॉरी लोथल की बात करें, तो समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था, वस्तु विनिमय होता था, है ना, आयात निर्यात किया जाता था लोथल बंदरगाह से। इसका चित्र भी आपको बताऊंगा मैं, लोथल का क्या चित्र था, जो आज भी वर्तमान में इसके प्रमाण हमें मिलते हैं दोस्तों। तीसरी जो विशेषता थी लोथल की, कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कच्चा माल, कीमती पत्थर, है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, जहां विदेशी माल आता और जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जब भी हम को कोई बड़ा मार्केट होता है, बिग मार्केट कहते हैं ना, बिग बाजार, वैसे ही लोथल उस समय हुआ करता था। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, एंटिक सामान, उस समय वो कहाँ मिलेगा आपको, लोथल से मिलता था उस समय, है ना। इसलिए ये कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल का आसानी से वहां पर अपने उस समय उपलब्ध हो जाता था वहां के लोगों को। यह बंदरगाह पत्थर और शंख व धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण नगर था। मतलब कि वहां पर एंटिक चीजें बनाई जाती थी, जो शंख हो सकते हैं, धातुओं से बनाई गई चीजें उस समय मिलती थी वहां पर। यहाँ से मनके अर्थात मटके बनाने के कारखाने के भी प्रमाण मिलते हैं, है ना। मतलब कह सकते हैं अपन भट्टी के प्रमाण या फिर भट्टे के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, ताकि अपन ये अनुमान लगा पा रहे हैं, मतलब अनुमान लगा पाते हैं कि लोथल में बंदरगाह होने के साथ साथ मटके बनाने का कारखाना भी मौजूद था, है ना दोस्तों। कितनी अच्छी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। अब आपके सामने मैं एक और चीज रखने वाला हूं, वो धोलावीरा की है दोस्तों, है ना। धोलावीरा को है ना 3 भागों में बांटा गया था, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की थी, है ना। उसी चीज को ध्यान से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक लोथल बंदरगाह का चित्र बता देता हूं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देख लीजिए दोस्तों, कितना उस समय का जो प्रमाण है, देखो ईंटों से कितना मजबूती से है ना लोथल बंदरगाह को बनाया गया है ना दोस्तों। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि ये समुद्र है ना, ये बंदरगाह यहाँ पर,
और इस बंदरगाह को ऐसे बनाया गया था कि जहाजें जो विदेशों से जो आ रही थी वो अंदर से आसानी से आ जाए, है ना, और बाहर भी आसानी से चली जाए। इसके लिए नहरें खुदवाई गई, नहरें बनाई गई, ताकि समुद्र का पानी इस बंदरगाह के चारों ओर फैला रहे और जो भारी सामान जो लाद कर जो जहाजें आ रही है वो आराम से अंदर लोथल के बंदरगाह तक आ सके और वापस खाली होकर जा सके। ऐसा सिस्टम उस समय मौजूद था, जो आपको यहाँ पर इस चित्र में नजर आ रहा होगा, है ना दोस्तों। अब आगे बात करने वाले हैं हमारे उस धोलावीरा के 3 भागों में जो बांटा गया था उसकी बात करेंगे। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। पहला टीला था दुर्ग टीला, दूसरा था मध्यमा टीला, तीसरा था जन सामान्य वर्ग का टीला, है ना। अब बात करने वाले हैं इस भाग की जन सामान्य टीला कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ टीला भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हमें दोस्तों यहाँ पर, है ना दोस्तों, है ना। 3 भागों में बांटा गया, जिसमें देखो दुर्ग टीले में कौन लोग रहते थे? दुर्ग टीले में राजा और राजा के परिवार वाले रहते थे। मध्यमा टीले में अपन कह सकते हैं जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जिसमें अपन कह सकते हैं उस समय के जो लोग थे, जैसे कारीगर हैं, है ना, सेना, या कह सकते हैं सेना के जो मुख्य अधिकारी थे, सेना के मुख्य अधिकारी वर्ग वगैरह, है ना। और जमींदार उस समय नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर कहना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। और जन सामान्य में किसान हो सकते हैं, किसान और मजदूर जो लोग थे वो लोग जन सामान्य टिल्ले में रहते थे। और इन चारों तरफ अर्थात कह सकते हैं धोलावीरा को चारों ओर से बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से पैक कर दिया गया था एक तरह से, ताकि बाहर से कोई भी आक्रमण न हो सके। इसलिए धोलावीरा को चारों ओर से बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से कैद कर लिया गया था, है ना दोस्तों। जैसे मैंने बता रखा 3 टीलों में बांटा गया। सबसे ऊपर वाला वर्ग जो दुर्ग टीला था, उसके बाद में मध्यमा टीला और उसके बाद में जन सामान्य वाला टीला। इसलिए धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अंतिम जो बात करने वाले इस पार्ट के अंतिम की, वो है सभ्यता के अंत की कहानी। कैसे है ना सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, कैसे उस समय जो लोग रह रहे थे उस अचानक वो नगर छोड़ के कैसे चले गए वहां से, कैसे उन्होंने उस नगर को खाली कर दिया, उसकी कहानी इसके पीछे है कारण, लेकिन बहुत सारे कारण। लेकिन विद्वानों में जितने भी जो विशेषज्ञ हैं, जितने भी जो पुरातत्व विदेता हैं, उन्होंने कहा उनके जो विचार है ना दोस्तों वो एक नहीं है। सारे विचारक अलग अलग कहानी बताते हैं ना, तो हमें भी थोड़े जो फैक्ट है वो थोड़ा याद होने चाहिए, थोड़ी बातें हमें याद होनी चाहिए। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया होगा। यहाँ लेख युक्त जो मोहर है या बाटों का प्रयोग बंद हो गया होगा। दूर दूर से कच्चा माल आयात काफी कम हो गया होगा। मोहनजोदड़ो में कचरे के ढेर बनने लगे होंगे। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था कचरे के जो साफ सफाई की बात कही थी, है ना दोस्तों, गंदगी बढ़ती है ना तो बीमारी बढ़ती है। गंदगी होती है ना तो बीमारी बढ़ती है। जैसे अपन कहते हैं ना, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है ना वहाँ मच्छर जन्म लेते हैं, मच्छर हो जाते हैं। वैसे ही क्या पता देखो, और एक बात मैंने यहाँ बोली थी, यहाँ पे बताई भी थी आपको कि यहाँ पर मलेरिया के प्रमाण मिले हैं, मलेरिया रोग के, है ना दोस्तों। तो ये मलेरिया रोग कैसे होगा? जब पानी इकट्ठा होगा, जब कचरा इकट्ठा होगा दोस्तों, है ना। तो जब कचरे के ढेर बनने लग गए तो मच्छरों का जन्म हुआ होगा, और मच्छर ज्यादा हुए होंगे तो लोगों को मलेरिया रोग हुआ होगा। और मलेरिया रोग इतना ज्यादा बढ़ गया कि मलेरिया रोग से और भी बहुत सारे रोगों का जन्म हुआ होगा, और इस वजह से सारे लोग इस संक्रमण से ग्रसित हुए होंगे, और आगे चलकर ये बीमारी या रोग महामारी के रूप में फैला होगा, और पूरी जनसंख्या को अपने आहोश में, अपनी मौत की नींद में सुला दिया होगा, ऐसे, है ना। तो कचरे के ढेर बनने लगे होंगे, ये भी एक कारण बताया जाता है दोस्तों। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई होगी। जो लकड़ी के जो कह सकते हैं गंदी नाली के जो कह सकते हैं जो निकासी बनाई गई थी पानी के लिए, क्या पता वो प्रणाली नष्ट हो गई होगी। सड़कों पर ही लोग जुंगी नुमा घर बनाए जाने लगे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा कचरा इकट्ठा होने लगा होगा। ये सब कुछ जैसे कैसे हुआ पता नहीं,
कुछ विद्वानों का कहना है नदियां सूख गई होगी, जंगलों का विनाश हो गया होगा आदि कारण बता रहे हैं और कारण भी बहुत सारे बताए जाते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको इतनी सारी जो जानकारी जो मिली है दोस्तों बहुत ही सिंपल थी, जो आपको अध्ययन में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों कल जो हमने पढ़ा था दोस्तों, कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट थी वो थोड़ी मिस हो गई थी, मैं इसी स्लाइड में बताना चाहूँगा। मिस्र में जो पिरामिड मिले हैं, मिस्र जो देश है, उस मिस्र के देश में जो आज पिरामिड मिलते हैं वो क्यों बनाए गए थे। पिरामिड का मतलब होता है दोस्तों दरगाह, सॉरी दरगाह नहीं कहेंगे दोस्तों, सॉरी मस्जिद है ना। ये जो मस्जिद बनाई गई थी दोस्तों, ये क्यों बनाई गई थी, मकबरे क्यों बनाए गए थे, है ना दोस्तों, मकबरे कहेंगे दोस्तों। ये सर्वाधिक उचित जो शब्द यहाँ होगा वो मकबरा होगा, क्या होगा, मकबरा, है ना। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, जो राजा शाही परिवार से मिस्र में जो राजा शासन करते थे, जब किसी राजा की मौत हो जाती तो उसकी याद में मकबरे बनाए जाते थे और उन मकबरों में उस राजा मतलब कह सकते जो मृतक है, जो मरा हुआ व्यक्ति जिसका शव है, वो उस ताबूत में रखा जाता था। और पट्टी मतलब कह सकते हैं अपन, एक और फैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा कि जो ढाका की जो मलमल है, हमारा जो पड़ोसी जो देश है ढाका, अपन कह सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका का मलमल बहुत ही ज्यादा उस समय प्रसिद्ध था। तो भारत से है ना मिस्र के लोग उस समय ना ढाका की मलमल का कपड़ा भी यहाँ मंगवाते थे, ताकि मृतक के शरीर को लपेटा जा सके और लपेटे हुए शरीर को पूरा एक ताबूत में बंद करके इन मकबरों के अंदर रखा जाता था हजारों वर्षों के लिए, है ना। एक तरह से उनकी जो मान्यता थी, मिस्र के लोगों की मान्यता थी कि आत्माएं अमर होती है और आत्मा को अपना शरीर कभी भी त्यागना नहीं पड़ता, इसलिए वो शरीर में ही सुरक्षित रहती है। इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मिस्र के लोगों ने ममीज को, अर्थात कह सकते हैं मृतक के ऊपर ऐसा लेप कर उसके ऊपर पट्टी कर दी जाती थी। मतलब कह सकते हैं ढाका की मलमल का जो कपड़ा होता था वो लेप करने के बाद में वो कपड़ा लपेट दिया जाता था बॉडी के ऊपर और उस बॉडी को एक ताबूत में बंद करके उसे मकबरे में हमेशा के लिए दबा दिया जाता था, है ना दोस्तों। ये सारे जो मकबरे आज भी मौजूद है मिस्र में, राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है, क्या कहते हैं, मम्मी। और उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी जो उन्हें प्यारी या कह सकते हैं उन्हें प्रिय थी। इनमें खाद्यान्न अर्थात उनको जो प्रिय भोजन होता था, वस्त्र होता था, आभूषण होते थे, गहने होते थे, बर्तन होते थे, या कोई वाद्य यंत्र भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, हथियार भी हो सकता है, वो उनकी कब्र के साथ में उनके ताबूत में रखा जाता था। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता है। जो राजा के शाही जो सेवक होते थे, जो उनकी गुलाम होते थे, वो उनको भी उनके साथ में दफनाया जाता था, है ना। और धन दौलत उनके ऊपर खर्च भी किया जाता था, है ना दोस्तों। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी साबित होगी, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क लगाने में या अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगी दोस्तों। आप ऐसे ही है ना हमारी वीडियो को देखते रहें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें खुशी भी मिलती है। हमारा तो ये छोटा सा ही प्रयास है दोस्तों, ताकि आपको लॉकडाउन में ये जानकारी मिल सके, है ना दोस्तों। आप हमारा हौसला ऐसे ही जाहिर अपन कह सकते हैं, आप हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें और भविष्य में हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहे दोस्तों। तो धन्यवाद। आप हमारा वीडियो शेयर करते रहे, लाइक करते रहे और फीडबैक जरूर दें दोस्तों, है ना। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।